स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज क्लास 12 के जीव विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम है मानव जनन। तो आज जो है मानव जनन के बारे में अध्ययन करेंगे और यह भाग 1 है। यदि उसके पिछले वाले पाठ यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में जनन क्या है और जो है जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन तंत्र क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, जनन। अब जनन क्या है तो लिखेंगे जनन जो है यह वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं और अपनी जात के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसे जनन कहते हैं। मतलब जनन जो होता है वह जैविक क्रिया है, मतलब जीव के अंदर होता है जिसमें जीव अपने समान, मतलब अपने जैसे मनुष्य जो है मनुष्य के समान, और जैसे कोई जानवर है तो जानवर के समान, जो भी चीज़ें हैं अपने ही समान का संतति जो है उत्पन्न करते हैं और अपने जाति का अस्तित्व को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, उसे जनन कहते हैं। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। या इसकी दूसरी भी परिभाषा है, तो यहाँ या करके दूसरी परिभाषा लिख लेंगे कि जीवों द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। मतलब जीवों द्वारा अपनी जैसी, मतलब मनुष्य है तो मनुष्य जैसी है, बंदर है तो बंदर जैसी है, मतलब अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। मानो, अब ध्यान देंगे हम लोग, मानो जनन पढ़ना है तो लिखेंगे मानो एक लिंगी प्राणी है। मतलब एक लिंगी मतलब जो है मनुष्य जैसे है, एक नर होते हैं और एक क्या होते हैं, मादा होते हैं, इसलिए वो क्या है, एक लिंगी प्राणी कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या है, नर तथा मादा जन अंग क्या क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नर जो जनन अंग अलग होता है और मादा जन अंग क्या होता है, अलग अलग होता है, इसलिए मनुष्य को एक लिंगी प्राणी कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जनन की परिभाषा क्या है, जीवों द्वारा अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया ही जनन कहा जाता है। तो मानव में जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो मानव में जनन तंत्र जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है नर जनन तंत्र होता है, दूसरा जो होता है वह मादा जनन तंत्र होता है। जो मनुष्य में, मतलब ये लिखेंगे जो मनुष्य में जो जनन तंत्र होगा वह नर होता है, और जो स्त्री में जो जनन तंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र कहा जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो नर जनन तंत्र में पहले इस चित्र के बारे में अच्छे से समझेंगे, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं। तो यहाँ पे जो भाग देख रहे हैं, पहला जो इसका भाग जो दिखाई दे रहा है विसरण है, विसरण कोश है, और यहाँ जो बना हुआ है शुक्रवाहिनियाँ होता है, और यहाँ से जो बना हुआ है देख रहे हैं मूत्र नलिका होता है। ये जो नली बना हुआ मूत्र क्या है, नलिका है, और यह क्या है, शुक्राशय होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, मूत्राशय होता है, अधिविसरण होता है, मूत्र मार्ग है, और यह क्या है, सीसन है। तो ये पूरे भाग को बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, या अपने जो बुक में बना होगा तो बुक से अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ऐसा तंत्र जो नर में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं जनन अंगों को क्या करते हैं, विकसित करने का कार्य करता है, उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, ऐसा तंत्र है जो नर में, याद रखेंगे नर में, मादा में नहीं, नर में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं जनन अंगों को क्या करते हैं, विकसित करने का कार्य करता है, उसे नर जनन तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ से इसकी जो परिभाषा लिखा गया है, नर जनन तंत्र किसे कहते हैं, इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसा तंत्र होगा जो नर में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं जनन अंगों का क्या करते हैं, विकसित करने का कार्य करता है, उसे नर जनन तंत्र कहा जाता है।
तो अब यहाँ लिखेंगे नर जनन तंत्र में 2 भाग होते हैं। मतलब नर जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं? तो नर जनन तंत्र में 2 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। दूसरा का नाम है द्वितीयक लैंगिक अंग होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, उसके बाद से पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग कौन कौन होते हैं। तो अब यहाँ प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन आते हैं प्राथमिक में? तो लिखेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है? विसरण होता है। मतलब पहला जो लैंगिक अंग क्या है? तो विसरण होता है। मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग के विसरण उदर गुहा से बाहर विसरण कोश में पाए जाते हैं। मतलब विसरण कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे विसरण जो होते हैं मनुष्य के जो है विसरण जो है उदर गुहा से बाहर जो है विसरण कोश में पाए जाते हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। और यहाँ मनुष्य में एक जोड़ी जो हल्के गुलाबी रंग का क्या होता है, विसरण है, और उदर गुहा में बाहर विसरण कोश में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। विसरण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। याद रखिएगा जो विसरण कोश का जो तापमान होता है वह शरीर के तापमान से कितना कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो विसरण कोश में होता है। तो जिस पर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। अब लिखेंगे विसरणों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं। शुक्राणु जनन नलिकाएं क्या होती हैं? तो लिखेंगे विसरणों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती हैं, शुक्राणु जनन नलिकाएं होती हैं। और विसरण से नर हार्मोन्स जो होते हैं क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरान का स्रावण होता है। मतलब किसका स्रावण होता है? तो टेस्टोस्टेरान का क्या होता है, श्रावण होता है। तो समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होते हैं। तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है वह विसरण होता है, और विसरण जो होता है एक जोड़ी जो होता है हल्की गुलाबी रंग का होता है, और विसरण के उदर गुहा के विसरण कोश में पाया जाता है। अब हम लोग द्वितीय लैंगिक अंग के बारे में समझेंगे कि द्वितीय लैंगिक अंग कौन कौन होते हैं। तो अब यहाँ लिख लेंगे द्वितीय लैंगिक अंग। तो अब यह हो जाएगा यहाँ पर द्वितीय लैंगिक अंग जो है निम्न है। पहला जो है विसरण कोश है, अधिविसरण है, शुक्रवाहिनियाँ है, शुक्राशय है, मूत्र मार्ग है, सहायक जनन ग्रंथि है। तो 6 जो है ये द्वितीय लैंगिक अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? विसरण कोश, अधिविसरण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, मूत्र मार्ग और सहायक जनन ग्रंथि होते हैं। अब हम लोग समझेंगे विसरण कोश क्या है, अधिविसरण क्या है, एक एक को बारे में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा, जिससे एक आपको क्या बन जाएगा, नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो पहला क्या था, विसरण कोश था। अब विसरण कोश क्या है? तो यहाँ लिखेंगे विसरण कोश के अंदर दोनों विसरण बंद रहते हैं। मतलब विसरण कोश के अंदर जो होते हैं दोनों, मतलब 2 जो होते हैं विसरण होते हैं, मतलब एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का मतलब 2 में दोनों विसरण क्या होते हैं, बंद रहते हैं। विसरण जो होते हैं गोलाकार होता है और गुलाबी रंग का होता है। तो विसरण जो होते हैं बंद रहते हैं। विसरण कोश के भीतर बीचों बीच में एक पेशी अंडकोश विभाजक पट होता है। मतलब विसरण कोश के जो भीतर जो होता है वह बीचों बीच में एक क्या होता है, पेशी जो होता है अंडकोश विभाजक पट होता है। यदि आप चित्र में देखना चाहते हैं तो यहाँ जो है यह विसरण है, और विसरण किस रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, और यह एक जोड़ी होता है। और जो विसरण कहाँ पे स्थित होता है, तो विसरण कोश में उपस्थित या उदर गुहा में क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे जो है विभाजक पट होता है। क्या होता है, विभाजक पट होता है। तो यहाँ पे अब अगला लिख लेंगे यहाँ पर कि क्या है, अंडकोश विभाजक पट होता है, जो कोश को
क्या करता है, कोश को दो भाग में बांटता है। उस कोश को कितने भाग में बांटता है, दो भाग में बांटता है। दोनों में एक एक विसरण होता है। दोनों में क्या क्या होता है, एक एक जो होता है विसरण होता है। अब यहाँ लिख लेंगे विसरण कोश ताप नियामक का कार्य करता है। यह जो है कंपटीशन का क्वेश्चन है कि ताप नियामक का कार्य कौन करता है। तो ताप नियामक का जो कार्य करता है, ताप नियामक का कार्य कौन करेगा, विसरण कोश करता है। तो विसरण कोश समझ में आ गया होगा। तो यह जो विसरण कोश जो है इसे अपने कॉपी में लिखिए और दो बार इसे पढ़िए। आपको यह जो है लिखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको तुरंत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अधिविसरण। अधिविसरण क्या होता है, तो लिखेंगे इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर की होती है। यहाँ से भी कंपटीशन का क्वेश्चन आ जाएगा कि अधिविसरण की लंबाई कितनी होती हैं। तो अधिविसरण की लंबाई जो होती हैं 6 मीटर की होती हैं। यह एक पतली नलिका अत्यधिक कुंडलित कामा जैसी संरचना होती हैं। मतलब इसकी जो लंबाई होती है वो 6 मीटर की होती हैं और यह जो है एक पतली नलिका, मतलब पतली नली के जैसे आपका होता है, अत्यधिक कुंडली कामा जैसी संरचना होती हैं। तो अधिविसरण भी समझ में आ गया होगा कि अधिविसरण की लंबाई 6 मीटर का होता है और यह पतली नलिका अत्यधिक कुंडली कामा जैसी जो है इसकी संरचना होती हैं। अब यहाँ समझ लेंगे अधिविसरण का कार्य क्या है, अधिविसरण क्या कार्य करता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अधिविसरण का कार्य जो है वह निम्न है। पहला है, इसका कार्य विसरण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने का मार्ग देता है। मतलब अधिविसरण जो होता है, जो विसरण से किसको, शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने का मार्ग मतलब रास्ता देगा ना, मतलब रास्ता देता है कौन, अधिविसरण होता है जो विसरण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनियों में पहुंचाने का क्या करता है, मार्ग देना। दूसरा होता है स्खलन से पहले शुक्राणुओं को संचय करने में पोषण प्रदान करता है। मतलब स्खलन की जो क्रिया होती है उसको पहले जो है शुक्राणुओं को क्या करता है, संचय करने में पोषण प्रदान करता है। और तीसरा जो होता है निषेचन के लिए शुक्राणुओं को परिपक्व करता है। मतलब शुक्राणुओं को जो परिपक्व बनाता है कौन, अधिविसरण के कार्य क्या है, निषेचन के लिए शुक्राणुओं का परिपक्व करता है। तो यहाँ पे 3 कार्य जो है अधिविसरण का कार्य बताया गया। तो ये तीनों कार्य को अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए। अब अगला हम लोग भाग पढ़ेंगे शुक्रवाहिनियाँ। शुक्रवाहिनियाँ क्या होती हैं, तो यह लिखेंगे यह अधिविसरण से निकलती हैं तथा मूत्र मार्ग के चारों ओर फैल करके शुक्राशय बनाती हैं। मतलब यह अधिविसरण से निकलती हैं और मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय बनाती हैं और यह शुक्राणुओं को संग्रह तथा चालन करती हैं। शुक्रवाहिनियाँ का लंबाई जो होता है वह 40 सेमी लंबी कुंडलित नलिका होती हैं। जो शुक्रवाहिनियाँ की लंबाई कितनी होती हैं, वह 40 सेमी लंबी होती हैं और कुंडलित नलिका में कुंडली जैसे मतलब संरचना, कुंडलित नुमा जो इसकी संरचना होती हैं। तो समझ में आ गया होगा कि शुक्रवाहिनियाँ क्या हैं, यह अधिविसरण से निकलती हैं। किससे निकलती हैं, अधिविसरण से निकलती हैं और मूत्र मार्ग के चारों ओर से फैल करके शुक्राशय बनाती हैं और यह शुक्राणुओं को क्या करती हैं, संग्रह तथा चालन करती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शुक्राशय क्या है। तो यह लिखेंगे यह थैली जैसी संरचना मूत्राशय से आधार के भाग से लगा होता है। शुक्राशय जो होता है वो किस में लगा होता है, एक थैली जैसी संरचना मूत्राशय से आधार से भाग से लगा होता है जिसे शुक्राशय कहते हैं। यह एक ग्रंथिल रचना होती हैं। इसमें क्षारीय तरल स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। शुक्राणुओं को सहित तरल वेयर के सीमेन कहलाता है। तो शुक्राशय का मतलब क्या है, यह थैली जैसी क्या होती हैं, संरचना होती हैं और मूत्राशय के आधार के भाग से क्या होता है, यह लगा होता है जिसे शुक्राशय कहते हैं। यह क्या होती हैं, ग्रंथिल होती हैं, ग्रंथ जैसी संरचना इसकी होती हैं और इसमें क्षारीय तरल जो होता है स्रावित होता है जो शुक्राणुओं को क्या करता है, वह सक्रिय रखता है। शुक्राणुओं सहित तरल जो हैं जो
वीर्य या सीमेन कहलाता है। मतलब उसको वीर्य या सीमेन भी इसको कहा जाता है। शुक्राशय को क्या कहते हैं? वीर्य या सीमेन कहलाता है। तो शुक्राशय को जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसको पूरा यह जो बताया गया है इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए। अब पढ़ेंगे मूत्र मार्ग क्या है। तो लिखेंगे मूत्र तथा सीमेन इसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। मूत्र तथा सीमेन जो है मूत्र मार्ग के माध्यम से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। जो शुक्राशय होते हैं वह शुक्राशय जो है किसके माध्यम से बाहर आते हैं, तो मूत्र मार्ग के माध्यम से जो है बाहर निकलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मूत्र तथा सीमेन इसी मार्ग द्वारा शरीर से क्या आते हैं, बाहर आते हैं। अब सीसन क्या होता है, तो लिखेंगे यह बेलनाकार पेशी मैथुन अंग होता है जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है। जो सीसन जो होता है वह बेलनाकार होता है और पेशी जो है मैथुन अंग होता है, मैथुन क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। यह शुक्राणुओं के मादा जनन मार्ग में परिवहन हेतु सहायक होता है। मतलब ये शुक्राणुओं के जो मतलब ये शुक्राणु को अगर मादा जनन अंग में पहुंचाना रहता है तो ये इसी मार्ग के माध्यम से जो है, सीसन के माध्यम से जो है मादा जनन अंग में क्या करता है, परिवहन करता है, पहुंचाता है। पहुंचाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो सीसन जो है समझ में आ गया होगा। सीसन का चित्र भी आप लोग देखे होंगे कि सीसन क्या होता है। एक बार और चित्र देख लीजिए। यह जो भाग बना हुआ है यह क्या है, सीसन है। और इस सीसन मार्ग के सहायता से जो है मादा जनन अंग में जो है किसको पहुंचाता है, तो शुक्राशय को क्या करता है, पहुंचाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र में ग्रंथियां क्या क्या होती हैं। तो नर जनन तंत्र में जो है सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन होती हैं, यह बहुत ही आईएमपी है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कितने ग्रंथियां पाई जाती हैं नर जनन तंत्र में। तो सहायक जनन ग्रंथियां लिखेंगे। नर के जनन तंत्र में निम्न ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला जो है प्रोस्टेट ग्रंथियां और दूसरा है काउपर ग्रंथि। तो 2 जो ग्रंथि इसमें पाया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है। तो लिखेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि से क्षारी द्रव स्रावित होता है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है उससे क्या होता है, क्षारी द्रव स्रावित होता है। जो सीमेन का मतलब क्या है, शुक्राशय है। सीमेन का 25 से 30% भाग बनाता है, जिसमें पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, इमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। मतलब इनके अंदर जो है पेप्सिनोजन और लाइसोजाइम और इमाइलेज आदि जो होते हैं क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। यह पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। शुक्राणुओं को क्या करते हैं, सक्रिय बनाते हैं। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होते हैं। और प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है सीमेन का कितने प्रतिशत भाग बनाता है, तो 25 से 30% भाग जो है बनाता है। अब काउपर ग्रंथि क्या है, तो लिखेंगे काउपर ग्रंथि क्षारी द्रव स्रावित करती है। क्या करती हैं, काउपर ग्रंथि जो होती हैं वह क्षारी द्रव स्रावित करती हैं, जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को चिकना बनाता है। जो मैथुन की जब क्रिया होती है उस समय जो होता है मूत्र मार्ग को क्या करती है, वह चिकना बनाता है। तो काउपर ग्रंथि जो है समझ में आ गया होगा कि काउपर ग्रंथि जो होता है क्षारी द्रव स्रावित करती है, जो मैथुन के समय क्या करती हैं, मूत्र मार्ग को चिकना बनाती हैं। तो आज का पढ़ाई जो हुआ है मानव जनन तंत्र क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं और इसके जो सहायक ग्रंथियां क्या थे, इस वीडियो में बताया गया। तो आज का पढ़ाई कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई इतना ही रहेगा। कल हम लोग जो पढ़ेंगे मादा या स्त्री जनन तंत्र क्या होता है, यह कल की वीडियो में बताया जाएगा। तो आज जो है इतना ही। अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।